नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, कैसे यह बनाया जाता है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है और क्या इसका एक प्रारूप होता है। तो रिसर्च प्रपोजल के बारे में एकदम 360 डिग्री एनालिसिस आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस सेशन को आप पूरा देखना, तल्लीन होकर देखना, बिना स्किप किए देखना, तो आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स रिसर्च प्रपोजल को लेकर नहीं रहेंगे। ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसी भी वीडियो को देखें तो आप ऐसा देखें कि उस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको एक साथ ही मिल जाए और बार बार आपको यूट्यूब पर जाकर और विभिन्न सारे वीडियोज ना देखने पड़े। ठीक है। तो वही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि रिसर्च प्रपोजल से संबंधित जितनी भी क्यूरियाँ हैं उन सारी क्यूरियों को मैं यहाँ पे जो है लेने वाला हूँ। तो किसी भी प्रकार का डाउट आपका नहीं रहेगा। इसीलिए मैं जो है आज बोर्ड का भी इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा इस पर मैं लिख के और चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा ताकि किसी भी प्रकार की जो है शंका आपके मन में ना रहे। और आप लोगों से भी एक गुजारिश करूँगा कि आप एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठें और बढ़िया तरीके से इस क्लास को सुनें और मैं जो बोर्ड पे लिखता हूँ उसको लिखें, फिर उसके ऊपर आप मंथन करें, विचार करें, सोचें, तो फिर आप एक बेहतर रिसर्च प्रपोजल आप स्वयं आसानी से तैयार कर पाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज के इस छोटे से सेशन को मैं शुरुआत करता हूँ इस सेशन की। ठीक है। देखो, हम रिसर्च प्रपोजल के बारे में आज जो है बात करेंगे। क्या बात करेंगे? रिसर्च प्रपोजल। ठीक है। रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम बात करेंगे। इसको हिंदी में शोध प्रारूप शोध प्रस्ताव बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? शोध प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, इस सेशन में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये होता क्या है ना। शोध प्रस्ताव होता क्या है। ठीक है। होता क्या है? ठीक है। क्या होता है, एक तो हम ये जानेंगे। दूसरा हम जानेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या है। ठीक है। महत्व की बात कर लेंगे। तीसरा हम जानेंगे कि इसका जो प्रारूप होता है, प्रारूप फॉर्मेट है ना, वो क्या है। ठीक है। प्रारूप जानेंगे और अंत में हम इसको जान लेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने के लिए क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो चौथे नंबर पे हम जानेंगे कि कैसे ये बनाया जाता है, कैसे बनाया या कैसे बनाएं। ठीक है। कैसे बनाएं मतलब इसमें टिप्स, क्या टिप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जो है ध्यान रखने योग्य बातें है ना, ध्यान रखने योग्य बातें, ये हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं ये हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हम रिसर्च प्रपोजल के ये जो सेशन होने वाला है इसमें इन 4 डायमेंशंस को छूते हुए रिसर्च प्रपोजल की जितनी भी बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। ठीक है। तो चलिए बिना देर लगाए मैं करता हूं बात आपसे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। ठीक है। आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछा जा सकता है साक्षात्कार में कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। वो पूछेंगे कि आपसे कि आप रिसर्च प्रपोजल लाए हो या आप लेकर गए और आपने दिया कि सर मैंने रिसर्च प्रपोजल बनाया है। तो फिर वो पूछ सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या जवाब होगा? तो आप ये कहेंगे कि सर रिसर्च प्रपोजल एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होता है ना, एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिस पर यह लिखा होता है कि हम किस विषय पर किस टॉपिक पर पीएचडी कर रहे हैं या किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं और उस टॉपिक पे ही रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, वह कैसे करना चाहते हैं, है ना। ये 3 प्रश्नों के जवाब अनिवार्य रूप से रिसर्च प्रपोजल पर होते हैं। ठीक है। चाहे एक ही पेज का आपने रिसर्च प्रपोजल बनाया है, उसमें आपने टॉपिक का नाम डाल दिया है ना, और उसके क्यों शोध कर रहे हैं ये डाल दिया और अंत में कैसे कर रहे हैं ये डाल दिया, तो ये 3 चीज अनिवार्य रूप से रिसर्च प्रपोजल में होती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार का जवाब आप दे सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल हमारे जो हम जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका एक प्रस्ताव होता है कि सर हम इस टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य भी होना चाहिए, यानी कि हमारे शोध का उद्देश्य उसके अंदर होना चाहिए, प्लस
हम कैसे शोध करेंगे, इसका भी जवाब इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो किस टॉपिक पर, क्यों और कैसे, इन तीनों का जवाब इसमें होता है। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप वैसे बच्चे नहीं हैं, समझ जाएंगे। तो किस टॉपिक पर, है ना, किस टॉपिक पर आप शोध कर रहे हैं, ये इसमें लिखा होता है। दूसरा कि इस टॉपिक पर क्यों शोध कर रहे हैं, है ना, क्यों शोध कर रहे हैं। ठीक है, आप जो शोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये, और कैसे कर रहे हैं, है ना, कैसे कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से इन 3 प्रश्नों का जवाब आपके शोध पत्र में जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें होते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। रिसर्च प्रपोजल एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके अंदर यह लिखा होता है कि हम किस टॉपिक पर शोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये हमारा पहला पोर्शन यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, बात करता हूँ महत्व की कि इस टॉपिक का रिसर्च प्रपोजल का महत्व क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात रिसर्च प्रपोजल का महत्व, देखो पहला तो सीधा सिंपल सा जो महत्व है वो ये है कि आपको किसी भी शोध प्रोग्राम में, है ना, किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। ठीक है, तो ये पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्व है वो मैंने आपके साथ में साझा कर दिया। लेकिन इतना ही इसका उद्देश्य नहीं होता या इतना ही इसका महत्व नहीं होता, ध्यान रखना। ये पहला जरूर है, प्राथमिक जरूर है, लेकिन इतना ही नहीं होता, और भी होता है। इसके माध्यम से जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो ये तय कर पाते हैं कि आपकी विचारधारा कैसी है। रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से तय करते हैं कि आपकी विचारधारा कैसी है। दूसरा, आपकी योजना कैसी है ना, योजना को जानेंगे। आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसी है उसको जानेंगे। आप किन स्रोतों का उपयोग करोगे शोध कार्य के दौरान, ये भी वो रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से ही जानेंगे, है ना। तो कहने का मतलब आपके मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है उसकी जानकारी वो रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से ही जान पाएंगे। इसलिए यह कितना महत्वपूर्ण है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मुझे जो है महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है और इसमें ज़्यादा लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। पूछा जरूर जा सकता है इंटरव्यू में कि रिसर्च प्रपोजल का क्या महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में आप 2-3 बातें देंगे कि पहला तो ये कि सर हमको किसी भी रिसर्च प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इसकी आवश्यकता होती है, तो ये एक इसका बड़ा महत्व है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रवेश हेतु, पहला जो महत्व है प्रवेश हेतु। ठीक है, दूसरा जो इसका महत्व हो जाएगा वो हो जाएगा कि शोधार्थी के विचार जानने हेतु, है ना। शोधार्थी के मतलब मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ, आप लिखना पूरा कि विचार जानने हेतु, है ना, विचार जानने हेतु। ये विचार कौन जानेंगे, साक्षात्कार लेने वाला जो है वो शोधार्थी के विचार जानना चाहता है ना, किसके माध्यम से, रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से। ठीक है, विचार जानेंगे। इसके अलावा योजना जानेंगे कि हमारी योजना कैसी है ना, योजना जानने हेतु। ठीक है, और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि पीएचडी में एडमिशन हो जाने के बाद, जैसे प्री पीएचडी में एडमिशन है ना, यानी कि कोर्स वर्क के लिए जब आप जाते हैं उसके बाद जो आपका जो सुपरवाइजर बनेगा आगे, वो सुपरवाइजर भी आपके विचार और आपकी योजना उसको जानने के लिए रिसर्च प्रपोजल का ही उपयोग करता है। तो वहाँ भी इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि रिसर्च प्रपोजल का महत्व क्या होता है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लेना और आपसे पूछे इंटरव्यूअर तो आप सीधा इनमें से कोई 2 जवाब भी दे दोगे ना, तो भी आपका काम बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसके प्रारूप पर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसका टॉपिक है और ये टॉपिक ही हमको आना चाहिए। यदि प्रारूप हमको आ गया तो हम इन दोनों चीज़ों को तो बेहतर तरीके से वैसे ही भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं प्रारूप की बात करता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल का प्रारूप कैसा होता है। ठीक है, देखिए इसमें 6, 7, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट तक बन जाते हैं।
ऐसा फिक्स नहीं है कि इसमें 8 पॉइंट ही बनेंगे या 5 पॉइंट ही बनेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल का जो प्रारूप होता है उसका पहला पॉइंट होता है टाइटल। सबसे पहले आपको एक टाइटल सेलेक्ट करना होता है कि आप, टाइटल मतलब टॉपिक, कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, जैसे मेरा जो टॉपिक था क्या, लगभग अभी चल रहा है, फाइनल हो चुका है, वैसे सबमिट करवाने वाला हूँ मैं, है ना। तो उसमें मेरा जो टाइटल था वो था द्वैतवाद व अद्वैतवाद का ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो ये हो गया टाइटल। तो पहला बिंदु हो जाता है आपका टाइटल का। ठीक है, मैं इसको लिखना चाहूँगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि पूरा बढ़िया से हम लिखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर हम जो है इस पे लिखते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। प्रारूप की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, देखो प्रारूप में क्या आएगा, प्रारूप में जो पहला बिंदु आएगा, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा प्रारूप। ठीक है, प्रारूप में पहला बिंदु तो आ जाएगा आपका टाइटल। टाइटल का मतलब टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक होगा, टॉपिक वो। ठीक है, पहले नंबर पे टॉपिक। दूसरे नंबर पे आप आएगा, जैसे आपने टॉपिक चुन लिया, तो टॉपिक चुनने के बाद अब आप जो है इसका एक बेसिक परिचय देंगे। ठीक है, टॉपिक का क्या परिचय होगा उसके बारे में आप जो है जानकारी उसमें डालेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक हो आएगा प्रारूप का दूसरा बिंदु, वो आएगा प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना आप लिख सकते हैं, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, या आप इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख सकते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा बिंदु ये हो गया। अब देखो, आपने टाइटल सेलेक्ट कर लिया, आपने टॉपिक की प्रस्तावना चुन ली, प्रस्तावना दे दी, है ना, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आप जो है अब आपकी समस्या बताएंगे, है ना, कि हमारी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, समस्या क्या है हमारी, जिस समस्या को हम खोजेंगे, है ना। रिसर्च का मतलब होता है खोजना, है ना। ठीक है, समझ गए होंगे आप, रिसर्च का मतलब खोजना। जब आपके पास समस्या ही नहीं है तो आप क्या खोजोगे, क्या अनुसंधान करोगे। वैसे खोज और अनुसंधान में अंतर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम का। तीसरा आ जाएगा कि समस्या का चयन, है ना, समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, है ना, समस्या का चयन। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा समस्या का चयन। अब आपने समस्या का चयन कर लिया तो आपको एक अगला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा कि अब से पहले इस टॉपिक पर किस किस विद्वान ने शोध किया है ना, प्राचीन काल से लेकर आज तक क्या क्या शोध इस पर हो चुके हैं, और वर्तमान में यदि हालिया कुछ शोध हुए हैं तो उनकी भी जानकारी आपको देनी है। तो यहाँ पे जो है आपको इसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिखना होगा, है ना, यानी कि संबंधित साहित्य की समीक्षा करनी होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चौथे पॉइंट में साहित्य समीक्षा। ठीक है, साहित्य समीक्षा। ठीक है, साहित्य समीक्षा करनी होगी। ठीक है, अब देखो साहित्य समीक्षा कर ली तो इसके बाद अब आपको आपकी हाइपोथेसिस लिखनी होगी कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपकी परिकल्पना कैसी है, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आपकी परिकल्पना देंगे। ठीक है, कि भाई हम इस टॉपिक से संबंधित ये परिकल्पना रखते हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पे आप जो है हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना आप डालेंगे। ठीक है, परिकल्पना डालेंगे। ठीक है, परिकल्पना डाल दी कि हम जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे संबंधित आप क्या सोचते हैं, और आपकी जो सोच होगी वो यूनिक होगी। ऐसा नहीं कि आप किसी भी विद्वान की कॉपी करके और वहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि वो सामने प्रोफेसर हैं, वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप फलां विद्वान की कॉपी कर रहे हैं, है ना, और आपको बाहर कर देंगे। वो कहेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस है ही नहीं, ये तो तुरंत बता देंगे क्योंकि ये तो फलां विद्वान की हाइपोथेसिस है ना, ये तो उस विद्वान की हाइपोथेसिस है। इसलिए आपको आपकी ही हाइपोथेसिस बतानी है, अन्यथा आपको चुप हो जाना है। क्लियर, मतलब झूठ नहीं बोलना है वहाँ पे, है ना।
तो ये ध्यान रखना, हाइपोथेसिस आपकी होनी चाहिए, आपकी खुद की परिकल्पना होनी चाहिए। ठीक है, परिकल्पना आपने बता दी, उसके बाद आप जो है इसमें डालेंगे कि आप जो परिकल्पना है आपकी उसको मूर्त रूप किस तरीके से दोगे, है ना, अर्थात आप किस तरीके से काम करोगे, आपका शोध कार्य किस पद्धति पर चलेगा, यानी कि आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होगी, आपकी शोध प्रविधि क्या होगी, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो छठे नंबर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शोध प्रविधि, है ना, शोध प्रविधि। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, है ना, ये हाइपोथेसिस हो गई, ये रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो गया। ठीक है, शोध प्रविधि जब आपने डाली तो इसके बाद अब आपसे जो है शोध के तरीके हो जाएंगे। तो अब आप जो है इसमें उद्देश्य डाल सकते हैं, है ना, कि आपके ये जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया, इस टॉपिक पर शोध कार्य के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, उद्देश्य आप डालेंगे, फिर आप इसका इम्पोर्टेंस डालेंगे कि इस टॉपिक की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है या इसका क्या उद्देश्य है, सॉरी इसका क्या महत्व है। ठीक है, उद्देश्य के बाद में आप जो है इसकी इंपॉर्टेंस डाल सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता डाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो छह बिंदु हो गए, ये तो अनिवार्य बिंदु हैं, है ना। इसके बाद आप जो है ये भी अनिवार्य है, जैसे 7वें नंबर के बिंदु को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि शोध के उद्देश्य। ठीक है, शोध कार्य का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होंगे ये डाल देना है। ठीक है, फिर 8वें नंबर पे आपको इसका महत्व डाल देना है। ठीक है, महत्व या मैं कहूँ इसकी वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक पे हम यदि रिसर्च कर रहे हैं, 5 साल तक हमारा माथा खराब करेंगे, उसमें जो है मतलब बहुत गहराई में जाके और हम शोध कार्य करेंगे, तो वो टॉपिक रिलेवेंट तो होना चाहिए, वर्तमान संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम पूरी मेहनत करे जा रहे हैं और हम एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे हैं जिसकी वर्तमान संदर्भ में कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, उस शोध कार्य का कोई असर ही नहीं पड़ा है, तो क्या मतलब है ऐसे शोध का। ठीक है, तो वो जो प्रोफेसर लोग होते हैं वो तुरंत ऐसे टॉपिक को रिजेक्ट कर देते हैं कि इस टॉपिक का जब कोई उद्देश्य ही नहीं है, इसकी कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, तो क्यों इसको सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि आपका टॉपिक प्रासंगिकता लिए हुए होना चाहिए, उसका महत्व वर्तमान संदर्भ में अवश्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप जो है एक पॉइंट डालना चाहें तो डाल सकते हैं सीमांकन वाला। ठीक है, लिमिटेशन जरूर करना होता है, हमको टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करना है कि जिसके जो सीमित दायरे में हो, है ना, स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो, कागर में सागर भरता हो, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो वाइड होता ही चला जाए और हम समस्याओं का समाधान करने के बजाय, हम समस्याओं का समाधान ढूंढने के बजाय समस्याओं में उलझ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। लिमिटेशन करना बहुत जरूरी है, टॉपिक का एक निश्चित दायरा होना बहुत जरूरी है ना, उसको बोलते हैं सीमांकन या लिमिटेशन करना। ठीक है, ये बिंदु आपको बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल में नहीं मिलेगा, कुछ लोग ही हैं जो इस बिंदु को डालते हैं, आप जरूर डालना। ठीक है, क्योंकि ये अच्छा बिंदु है। ठीक है, और अंत में मैं लिखना चाहूँगा कि आपके जो निष्कर्ष हैं वो आप डालें कि निष्कर्ष आपके क्या होंगे, यानी कि संभावित परिणाम क्या होगा आपके शोध का, वो आप इसमें डाल सकते हैं निष्कर्ष में, है ना। अभी हमने शोध किया नहीं है, लेकिन संभावित आपको जरूर लिखना है कि संभावित परिणाम ये हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं, पहले भी संभावित लिखना है। ठीक है, तो 10 बिंदु मैंने आपको बताए, अंत में 11वां और डालूंगा, संदर्भ ग्रंथ सूची, ये बहुत जरूरी होती है, संदर्भ ग्रंथ सूची। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस बोल सकते हैं या बिब्लियोग्राफी बोलते हैं ना, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ये मैंने आपको 11 पॉइंट बताए हैं विद्यार्थियों, इन 11 चरणों से होके आप जब गुजरोगे तो आपका एक शानदार रिसर्च प्रपोजल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो प्रारूप है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैंने प्रारूप की बात कर ली, अब मैं बात कर लेता हूं कि आखिर इसको बनाया कैसे जाए और कौन कौन सी बातें हैं उनका ध्यान रखें, क्या टिप्स आपके लिए हो सकती हैं रिसर्च प्रपोजल बनाते समय। ठीक है, तो देखिए अब मैं बात करता हूं इस वाले बिंदु पे कि कैसे बनाएं।
तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आपको एक आकर्षक, संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में एक टाइटल चुनना होगा। ठीक है, अब टाइटल कैसे क्रिएट करना होगा और टाइटल कैसा चुने, है ना, वो मैं एक अगले सेशन में बताऊंगा, ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको टाइटल सेलेक्ट करना है ना। क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है एक टाइटल चुने, है ना, टाइटल चुने। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, टाइटल चुनना है। अपनी भी अपनी जो रुचि है, सबसे ज़्यादा रुचि जिसको आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, आप ये सोचते हो कि यार बोर हो रहे हैं, क्या करें, चलो यार वो टॉपिक पढ़ते हैं, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है ना। तो ऐसा कोई टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर आप मतलब बड़ी दिलचस्पी के साथ उसके ऊपर मेहनत कर सकें, है ना। मतलब बोर हो रहे हो तो आप उस टॉपिक को इसलिए पढ़ते हो कि यार बोर नहीं होंगे, है ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक हो तो उस पर आप एक टाइटल चुन लें। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्या क्या टाइटल चुना है, यदि चुन लिया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं चुना है तो भी बताएं कि सर हमें समस्या आ रही है। तो मैं अगला वीडियो सिर्फ इसी बात पे बनाऊंगा कि टाइटल कैसे चुने, है ना, मतलब अपना टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर उसमें टॉपिक सेलेक्ट कर लिया तो फिर इस टॉपिक की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसका गहन अध्ययन करें। ठीक है, तो फिर मैं लिखूंगा कि पृष्ठभूमि का अध्ययन, है ना, पृष्ठभूमि का अध्ययन करें। गहन अध्ययन जो है यहाँ पर आपको करना है, पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन। और पृष्ठभूमि का जब गहन अध्ययन कर लोगे ना, तो फिर आप जो है समस्या का चयन बढ़िया तरीके से कर सकते हो। ठीक है, समस्या का चयन बढ़िया तरीके से कर सकते हो, और समस्या का चयन कर लिया तो फिर आप जो है उसकी शोध विधि भी आप फिर ढूंढ लोगे, है ना, शोध विधि फिर आराम से ढूंढ लोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको गुजरना है। शोध विधि ढूंढ लोगे तो फिर आपकी जो है हाइपोथेसिस भी बन जाएगी कि भाई मेरी क्या हाइपोथेसिस होगी और किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करूंगा, और फिर आप जो है इस चरण को स्वतः ही ले आओगे, है ना। इतना काम आपने कर लिया ना, तो ये काम आपके स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे, शोध प्रविधि भी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण है टाइटल सेलेक्ट करना, और टाइटल के बाद फिर आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो वैसे ही पढ़ लोगे क्योंकि खूब मिल जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़नी है, कोई थीसिस मिल जाए आपको शोध गंगा पे जाके, गूगल स्कॉलर पे जाके, जे स्टोर पे जाके, तो वहाँ से डाउनलोड करके और आपके टॉपिक से संबंधित आपको थीसिस पढ़नी है। कोई रिसर्च पेपर मिल जाए तो उसको पढ़ना है, उसकी बिब्लियोग्राफी देखनी है। बिब्लियोग्राफी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरे इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी पुस्तकें मुझे पढ़नी पड़ेंगी। तो उसमें से कोई 1, 2, 3 पुस्तक आप तुरंत खरीद लाएं और उन पुस्तकों का गहन अध्ययन करें, ताकि आप टाइटल को और आकर्षक, सुंदर बना सकें। ठीक है, और इस प्रकार से जब आप जो गहन अध्ययन करेंगे तो फिर आपको समस्या स्वतः नजर आ जाएगी। ठीक है, तो समस्या का चुनाव कर लें। समस्या का चुनाव होते ही आपका काम 50% क्या 70% हो जाएगा, और समस्या का चुनाव हो गया तो फिर आप शोध प्रविधि और आपको ये हाइपोथेसिस क्या है वो स्वतः ही क्रिएट कर लोगे, और उसके बाद आपकी जो है मतलब अच्छे तरीके से आपका ये रिसर्च प्रपोजल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, मैंने जो मेरा बेस्ट था वो देने का प्रयास किया है, और मैं आशा करता हूं कि किसी भी प्रकार की क्यूरी आपकी यहाँ पर नहीं रही होगी। एक क्यूरी जरूर रही होगी कि टाइटल कैसे सेलेक्ट करें और समस्या का चुनाव कैसे करें। ये 2 बिंदुओं के ऊपर मैं अलग से एक और सेशन लेके आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप टाइटल कैसे सेलेक्ट करें, किन बिंदुओं का ध्यान रखें। इस वीडियो में मैं बता भी सकता था, लेकिन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आपका जो भी टाइटल है, जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसको पढ़कर प्रतिक्रिया दूंगा कि आपकी सोच कैसी है और आपका टाइटल कैसा है। ठीक है, और ये जो सेशन है वो आपको ज़रूर जानकारी भरा लगा होगा। यदि ऐसा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक भी करें, और अपने साथियों को ज़रूर बताएं कि एक चैनल है जहाँ पे ये सारे जो है रिसर्च संबंधित बातें बताई जाती हैं। तो अपने साथियों को भी जोड़ें। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।